हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। दोस्तों, इस वीडियो से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें साइंस के उन प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे जो पूछे गए थे 2024 में रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के एग्ज़ाम में। 2024 में एग्ज़ाम हुआ था रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 का। तो इस एग्ज़ाम में जितने भी साइंस के प्रश्न पूछे गए थे उन सारे को हम लोग कवर करेंगे इस वाले सीरीज में, और हम लोग शिफ्ट वाइज कवर करेंगे। देखेंगे शिफ्ट वाइज कि कौन से शिफ्ट में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे साइंस के। तो ये एग्जाम स्टार्ट हुआ था 20 दिसंबर को। यूजुअली 3 पेपर्स होते हैं एक दिन में, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, मॉर्निंग शिफ्ट, डे शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट। लेकिन 20 दिसंबर को ये जो पेपर स्टार्ट हुआ, एग्जाम स्टार्ट हुआ, तो इसमें केवल 2 ही शिफ्ट्स हुए थे। मॉर्निंग वाला शिफ्ट नहीं हुआ था, डे वाला शिफ्ट हुआ था और इवनिंग वाला शिफ्ट हुआ था। इसीलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे शिफ्ट 2 से, यानी ये डे वाला शिफ्ट है, मॉर्निंग में पेपर नहीं हुआ था। 20 दिसंबर को एग्जाम स्टार्ट हुआ, 2 ही शिफ्ट्स हुए थे 20 दिसंबर को, याद रखिएगा। इससे पहले 2024 के अंदर जो एग्जाम हुआ था LPCBT 1 का, इसमें जो साइंस के प्रश्न पूछे गए थे उन सारे को मैंने ऑलरेडी कवर करवा दिया हुआ है। उसके बाद JEE CBT 1 का जो एग्जाम हुआ था, इसमें जो प्रश्न पूछे गए थे साइंस के, उसको हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर रखा है। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो एग्जाम हुआ, इसमें जो साइंस के प्रश्न पूछे गए थे उन सारे को, इन सारे के PDF जो है आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन पे, ऐप पे। जब आप ऐप को डाउनलोड करेंगे, डाउनलोडिंग लिंक आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आप जाएंगे तो फ्री स्टडी मटेरियल नाम से एक आपको यहाँ पर टैब मिलेगा। इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको ये सारे PDFs मिल जाएंगे, है ना। ये सारे PDFs, ये सारे जो मैंने वीडियोज अपलोड किए हुए हैं साइंस सोल्यूशन को लेकर के, उन सारे के PDF आपको मिल जाएंगे इसी वाले सेक्शन में। तो अगर आप PDF डाउनलोड करने में इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने का लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये जो एग्जाम हुआ था टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, इसके एक शिफ्ट में 40 प्रश्न पूछे गए थे। एक शिफ्ट में 40 प्रश्न पूछे गए थे, टोटल 23 शिफ्ट्स हुए थे। तो टोटल प्रश्नों की संख्या आप यहाँ से निकाल सकते हो। टोटल 23 शिफ्ट्स में ये एग्जाम हुआ था। तो इतने प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे अपने इस वाले सीरीज में। अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 20 दिसंबर को जो दूसरा शिफ्ट हुआ था, इसमें साइंस के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का चयन कीजिए। सही युग्म का चयन करना है। पहला ऑप्शन है, प्रति एकांक समय में वेग में परिवर्तन त्वरण। ये बिल्कुल सही है। वेग में परिवर्तन के दर को हम लोग त्वरण बोलते हैं। वेग में परिवर्तन के दर को हम लोग त्वरण बोलते हैं। इसी को बोल सकते हैं प्रति एकांक समय में जो वेग में परिवर्तन हुआ उसे हम लोग त्वरण कहेंगे। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमें सही युग्म का चयन करना था, तो ए हमारा बिल्कुल ही सही है। वेग समय के साथ नहीं बदलता। अगर वेग समय के साथ नहीं बदलेगा तो वो एक समान गति का उदाहरण होगा, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। वेग समय के साथ बदलता है, वेग समय के साथ बदलता है, तो ये असमान गति का उदाहरण हो जाएगा। मतलब एक समान गति यहाँ पे होना चाहिए था ऑप्शन बी में, और असमान गति ऑप्शन सी में होना चाहिए था। ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की गति असमान त्वरण नहीं। मुक्त रूप से जब कोई पिंड गिरता है तो उसका त्वरण जो है नियत होता है, तो एक समान त्वरण का उदाहरण हो जाएगा। ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। ए हमारा राइट आंसर। विभाजन के दौरान कोशिका विभाजन किसी भी तल से हो सकता है। विखंडन के ये तरीके किस प्रोटोजोआ में देखे गए। जो प्रोटोजोआ है ये फाइलम प्रोटिस्टा के अंदर आता है। फाइलम प्रोटिस्टा के अंदर आता है। जो हाइड्रा है ये अपने आप में प्रोटोजोआ नहीं है, ये तो एक जंतु है, क्योंकि ये जंतु जगत का जीव है। प्रोटिस्टा जगत का जीव है प्रोटोजोआ, जंतु जगत का जीव है हाइड्रा। तो ये ऑप्शन तो हमारा पहले ही कट जाएगा। उसके बाद है लिशमेनिया, अमीबा, प्लाज्मोडियम। ये सारे के सारे हैं प्रोटोजोआ। ये सारे के सारे आते हैं प्रोटिस्टा जगत के अंदर। प्लाज्मोडियम के कारण ही मलेरिया होता है। प्लाज्मोडियम के कारण ही मलेरिया होता है। मलेरिया परजीवी है प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन होता है। प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन होता है, बहुविखंडन होता है, और इसमें हम लोग किसी तल की बात नहीं करते हैं, तो ये ऑप्शन भी हमारा कट जाएगा। लिशमेनिया और अमीबा। लिशमेनिया के कारण कालाजर होता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। लिशमेनिया के कारण कालाजर होता है। लिशमेनिया और अमीबा इनके अंदर होता है द्विविखंडन। लिशमेनिया और अमीबा इनके अंदर होता है द्विविखंडन, इंग्लिश में बोलते हैं बाइनरी फिजन।
लेकिन अमीबा के अंदर जो द्विविखंडन होता है किसी भी प्लेन में हो जाएगा। मीन्स अमीबा कैसे भी विभाजन कर सकता है, कैसे भी विभाजन कर सकता है। जैसे इस वाले में देखो, ये जो डायग्राम दिया हुआ है, इस वाले प्लेन में विभाजन ये कर रहे हैं। ये चाहे तो ऐसे विभाजित कर सकता है, अमीबा चाहे तो ऐसे विभाजित कर सकता है। यही अमीबा चाहे तो ऐसे भी विभाजित कर सकता है, इस वाले प्लेन में विभाजित कर सकता है, कैसे भी विभाजित कर सकता है ना। अमीबा का विभाजन जो है किसी भी प्लेन में हो सकता है, जबकि लिशमेनिया में ये विभाजन जो है हमेशा इस वाले प्लेन में होगा। यानी ऐसे विभाजित होगा कि एक अमीबा जो है प्लेन के लेफ्ट साइड में बनेगा तो दूसरा राइट साइड में बनेगा। इसमें लेफ्ट राइट भी कर सकता है, ऊपर नीचे भी कर सकता है, कैसे भी कर सकता है। तो लिशमेनिया है ना, उसके बाद पैरामीशियम, उसके बाद यूग्लिना, इन सारे में बाइनरी फिजन होता है। बाइनरी फिजन होता है, बोले तो द्विविखंडन होता है, और एक निश्चित तल में होता है, फिक्स प्लेन में होता है, एक निश्चित तल में होता है। जबकि अमीबा के अंदर जो है ये विभाजन किसी भी तल में हो सकता है, किसी भी तल से हो सकता है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अमीबा में द्विविखंडन किसी भी तल से हो सकता है, बी हमारा राइट आंसर। याद रखिएगा, लिशमेनिया, पैरामीशियम, यूग्लिना, इन सारे में द्विविखंडन होता है तो एक फिक्स्ड प्लेन में होता है, एक फिक्स्ड प्लेन से होता है। बी हमारा राइट आंसर। नीचे दी गई अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया का एक उदाहरण है। अभिक्रिया है कि पोटेशियम ब्रोमाइड का जलीय विलयन है, बेरियम आयोडाइड का जलीय विलयन है, इन दोनों के बीच अभिक्रिया होती है तो पोटेशियम आयोडाइड का जलीय विलयन बनता है, जिसमें बेरियम ब्रोमाइड का एक अघुलनशील ठोस बनता है। भाई कैसे पता चला अघुलनशील ठोस है? क्योंकि यहाँ पर देखो ब्रैकेट में एस दे रखा है, यानी कि सॉलिड है। तो पोटेशियम आयोडाइड के जलीय विलयन में बेरियम ब्रोमाइड का अघुलनशील ठोस प्राप्त हुआ है, यानी कि अवक्षेप प्राप्त हुआ है। तो ये अपने आप में अवक्षेपण अभिक्रिया है, अपने आप में अवक्षेपण अभिक्रिया है, साथ में द्विविस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो हमारा आंसर द्विविस्थापन हो जाएगा। सामान्यतः द्विविस्थापन अभिक्रियाएं जो होती हैं अवक्षेपण अभिक्रियाएं भी होती हैं। निषेचन के लिए कौन सा प्रजनन अंग आवश्यक है? तो हमारा आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, पराग कण एवं बीजांड। पराग कण एवं बीजांड। देखो जो पराग कण होता है जब वो लैंड करता है स्टिग्मा पे यानी कि वर्तिकाग्र पे, तो यहाँ से एक पराग नलिका का निर्माण होता है, यानी कि पॉलन ट्यूब का निर्माण होता है। इस पॉलन ट्यूब में शुक्राणु होता है। इस पॉलन ट्यूब में क्या होता है? शुक्राणु होता है, यानी कि नर युग्मक होता है। ये पॉलन ट्यूब अंडाशय से होते हुए बीजांड के अंदर प्रवेश करता है और उसी पॉलन ट्यूब के माध्यम से ये जो शुक्राणु होता है ये बीजांड के अंदर प्रवेश करता है और बीजांड के अंदर क्या होता है? एग होता है, यानी कि मादा युग्मक होता है। तो ये शुक्राणु और ये अंडाणु इनके बीच में निषेचन की क्रिया होती है, तब जाकर के जायगोट बनता है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब हम एक बस में ड्राइवर की ओर मुख करके खड़े होते हैं और बस अचानक सीधी दिशा में चलने लगती है तो हम किस ओर गिरते हैं? ये चीज़ आपने भी फील किया होगा कि अगर आप बस में खड़े हैं ड्राइवर की ओर फेस करके और बस जो है सीधी दिशा में चलने लगती है तो हम पीछे की ओर गिरते हैं। मान लो ये बस है, ये इस दिशा में अचानक से चलने लगी। ऑप्शन तो हमारा डी सही हो जाएगा। बस जो है अचानक से इस दिशा में चलने लगी और आप कुछ इस प्रकार से खड़े थे तो आप पीछे की ओर जो है गिरते हैं। ऐसा क्यों होता है? विराम के जड़त्व के कारण। ऐसा होता है विराम के जड़त्व के कारण। ठीक है, विराम के जड़त्व के कारण। यहां पर जड़त्व का नियम काम करता है, या फिर बोल दो न्यूटन के गति का प्रथम नियम काम करता है। क्या होता है? बस पहले रुकी हुई थी तो हमारा पूरा बॉडी पार्ट जो है रुका हुआ होता है, यानी कि विराम के अवस्था में होता है। तो जड़ तो क्या चाहता है? विराम का जड़ तो क्या चाहता है कि पूरा बॉडी पार्ट जो है अपने विराम के अवस्था में ही रहे। अब जैसे ही बस आगे चलने लगती है, अचानक से चल पड़ती है, तो बस के डायरेक्ट कांटेक्ट में ये हमारे जो दोनों पाँव होते हैं, पैर होते हैं,
वो होते हैं, है ना। बस के डायरेक्ट कांटेक्ट में दोनों पैर होते हैं, तो जैसे ही बस जो है अचानक से चल पड़ती है इस दिशा में, तो पैर हमारे आगे की ओर बढ़ जाते हैं क्योंकि बस के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। लेकिन जो अपर बॉडी पार्ट है वो अपने विराम के जड़त्व के कारण विराम अवस्था में ही रहना चाहता है, जिससे वो बॉडी पार्ट वहीं पर रह गया, जबकि जो दोनों पैर है वो आगे की ओर बढ़ गया। इससे हम पीछे की ओर गिरते हैं। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए कथन के लिए सही स्पष्टीकरण प्रदान करता है? ये कथन क्या है? गर्म दिनों में पसीना आना आपके शरीर को ठंडा करता है। ऐसा क्यों होता है कि गर्म दिनों में पसीना आता है तो हमें ठंडक महसूस होती है? देखो, अगर पसीना आता है तो आप चले जाओ पंखे के नीचे या फिर पंखे के सामने या फिर एक ऐसे स्थान पर चले जाओ जहां थोड़ी बहुत हवाएं चल रही है, तो आपको ठंडक महसूस होती है। ऐसा क्यों होता है? पसीने के वाष्पीकरण के कारण होता है। पसीने के वाष्पीकरण के कारण होता है। देखो, पसीना जो कि आपका द्रव अवस्था में होता है, ये वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है, और हम जानते हैं द्रव को वाष्प में कन्वर्ट होने के लिए ऊष्मा चाहिए। ये ऊष्मा जो है कहाँ से प्राप्त होता है भाई? इस द्रव को ये ऊष्मा जो है कहाँ से मिलती है? इस द्रव को वाष्पीकृत होने के लिए ऊष्मा जो है आपके शरीर से मिलती है, जिससे जो है आपको ठंडक महसूस होती है। तो पसीने के कारण तेजी से वाष्पीकरण होता है, जो शरीर की सतह से गर्मी को अवशोषित करता है और शरीर को ठंडा करता है। यही चीज़ मैंने आपसे कहा कि ये जो हीट है कहाँ से ली गई है? आपके बॉडी से ली गई है, जिसके कारण आपको जो है ठंडक महसूस होती है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब वृद्धि हार्मोन का स्तर कम होता है तो कौन वृद्धि हार्मोन स्रावित करने वाला कारक मुक्त करता है और पीयूष ग्रंथि को उद्दीपित करके वृद्धि हार्मोन मुक्त करता है? देखो, सबसे पहले तो आप ये याद रखेंगे कि जो पीयूष ग्रंथि है, जो कि हमारे मस्तिष्क में है, ये हार्मोन जो स्रावित करती है वो है वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। और नाम से ही आपको पता चल रहा है वृद्धि हार्मोन, ये शरीर के वृद्धि एवं विकास को नियंत्रित करता है। ये जो वृद्धि हार्मोन है ये शरीर के वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। अब पीयूष ग्रंथि से बोलकर कब इस हार्मोन को स्रावित करवाना है या फिर पीयूष ग्रंथि को बोलकर कब इसके स्राव को रोकना है, ये काम किसका है? ये काम है हाइपोथैलेमस का। ये काम किसका है? ये काम है हाइपोथैलेमस का। हाइपोथैलेमस जो है एक ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, जो कि अपने आप में एक हार्मोन ही है, ये भेजता है पीयूष ग्रंथि को। उसके बाद पीयूष ग्रंथि जो है वृद्धि हार्मोन को सिक्रीट करता है, और जब इसे रोकना होगा हाइपोथैलेमस को, इस हार्मोन के स्राव को अगर रुकवाना होगा पीयूष ग्रंथि से बोल करके, तब वो इनहिबिटिंग फैक्टर भेजेगा। यहाँ रिलीजिंग फैक्टर है कि भैया रिलीज करना है ग्रोथ हार्मोन को, तब वो इनहिबिटिंग फैक्टर भेजेगा, मतलब ऐसा कारक भेजेगा, ऐसा हार्मोन भेजेगा जिससे पीयूष ग्रंथि को ये समझ में आ जाएगा कि हाँ, वृद्धि हार्मोन को अब सिक्रीट नहीं करना है। अगर किसी के बॉडी में ये हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट हो जाता है तो वो इंसान ज़रूरत से ज़्यादा लंबा हो जाता है, और किसी के बॉडी में ये हार्मोन कम सिक्रीट होता है तो वो इंसान जो है बौना रह जाता है। तो वृद्धि हार्मोन जरूरी है शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए। राइट, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसके कंट्रोल में है? हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में है। हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि, ये दोनों ग्रंथियाँ जो है हमारे मस्तिष्क में है। हाइपोथैलेमस ही है जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। अभी आपने पसीना वाला एक सवाल देखा जस्ट पीछे, तो पसीने का आना ये क्यों होता है? बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए। और ये बॉडी का टेम्परेचर किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? इसी हाइपोथैलेमस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अग्नाशय के द्वारा जो हार्मोन सिक्रीट किया जाता है वो है इंसुलिन। इंसुलिन, इसका काम क्या होता है? हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करना, हमारे ब्लड में जो शुगर है, चीनी है, उसको नियंत्रित करना। अधिवृक्क ये जो ग्रंथि है ये हमारे किडनी के ऊपर है, इसके द्वारा जो हार्मोन को सिक्रीट किया जाता है वो है एड्रेनालिन हार्मोन। थायराइड ग्रंथि के द्वारा जो हार्मोन सिक्रीट किया जाता है वो है थायरोक्सिन। ये हमारे गले में ग्रंथि है, हमारे गले में ये ग्रंथि है थायरोक्सिन, थायराइड ग्रंथि।
इसके द्वारा जो हार्मोन सिक्रीट किया जाता है वो है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन को बनाने के लिए आयोडीन चाहिए होता है। थायरोक्सिन हार्मोन अच्छे से सिक्रीट हो या फिर बोल दो थायराइड ग्रंथि अच्छे से काम करे, इसके लिए आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए कहा जाता है कि आयोडीन युक्त नमक हमें खानी चाहिए। अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो हमें घेंगा नाम का रोग हो जाता है। ये अधीवरी ग्रंथि जो है किडनी के ऊपर है और ये थायराइड ग्रंथि हमारे गले में है, जिसके द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन को सिक्रीट किया जाता है। विद्युत अपघटनी परिष्करण में धारा प्रवाहित करने पर अशुद्धियां नीचे बैठ जाती है, उन अशुद्धियों को डैश के रूप में जाना जाता है। देखो, धातु को जब उसके अयस्क से प्राप्त किया जाता है तो लास्ट में जाकर के उसका परिष्करण किया जाता है, यानी उसका शुद्धिकरण किया जाता है। अब परिष्करण के कई सारी विधियां होती है, जिसमें सबसे फेमस जो विधि है, सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल किया जाता है वो विधि है विद्युत अपघटनी परिष्करण। विद्युत अपघटनी परिष्करण ये सबसे फेमस मेथड है रिफाइनिंग के लिए, यानी कि परिष्करण के लिए। इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल करते हैं, इसमें हम लोग कैथोड बनाते हैं, एनोड बनाते हैं। तो इस परिष्करण में जो अशुद्धियां होती हैं वो एनोड के नीचे जाकर के ऐसे जमा हो जाती है, इसे हम लोग एनोड पंक बोलते हैं, एनोड मड बोलते हैं। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो अशुद्धियां होती हैं वो एनोड के नीचे जाकर के जमा हो जाती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड पंक बोलते हैं। इसमें ना आपसे ये भी पूछा जाता है कि एनोड किसका बनाया जाता है, कैथोड किसका बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कॉपर के अयस्क से कॉपर को प्राप्त किया गया, कॉपर के अयस्क से, एग्जाम्पल के तौर पर कॉपर के अयस्क से कॉपर को प्राप्त किया गया, तो फाइनल स्टेज क्या होता है, फाइनल स्टेप क्या होता है कि हमें इस कॉपर को शुद्ध करना है, यानी इसका हमें रिफाइनिंग करना है। तो हम करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो जो इम्प्योर कॉपर होगा, मीन्स जिस कॉपर को शुद्ध करना है उसका हम लोग एनोड बनाते हैं। तो आप ऐसे याद रखना, इम्प्योर जो मेटल होगा उसका हम लोग एनोड बनाएंगे और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। ये तीनों एक साथ आप याद रखेंगे। इम्प्योर मेटल का एनोड बनाएंगे और वहां पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। अच्छा, जिस कॉपर को शुद्ध करना है उसका हम लोगों ने एनोड बना दिया, मीन्स जिस मेटल को, जिस धातु को हमें शुद्ध करना है उसका हम लोग एनोड बनाएंगे, मतलब अशुद्ध धातु का एनोड बनाएंगे। अब जिस धातु का हम लोग एनोड बनाते हैं उसी धातु का हम लोग कैथोड बनाएंगे, लेकिन वो शुद्ध धातु जो है वहां पर होगी। जैसे इम्प्योर कॉपर को हम लोग एनोड बनाएंगे तो एक दूसरा हम लोग प्योर कॉपर लेकर के आएंगे, उसका हम लोग कैथोड बनाएंगे और कैथोड पर रिडक्शन होता है। जो प्योर मेटल होगा उसका कैथोड बनाएंगे और उस पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। आप केवल ये याद रखो, इसको आप सोच सकते हो अगर ये याद रहेगा तो। अगर इम्प्योर का एनोड बनाते हैं वहां पर ऑक्सीडेशन होता है, तो प्योर का कैथोड बनाएंगे और उसका रिडक्शन होगा। तो एक दूसरा कॉपर हम लोग मार्केट से खरीद कर लाएंगे और उसका हम लोग बनाएंगे कैथोड। जिस धातु को हमें शुद्ध करना होता है उसी का हम लोग क्या करते हैं कि एक अम्लीकृत विलयन लेते हैं, ताकि विद्युत धारा जो है अच्छे से, विद्युत धारा का चालन जो है अच्छे से हो पाए। तो ये सारा सेटअप करने के बाद, इलेक्ट्रिक करंट जो है प्रवाहित करने के बाद, जो इम्प्योर मेटल का एनोड है वहाँ से इम्प्योरिटी जो है ऐसे एनोड के नीचे आकर के जमा हो जाती है, अशुद्धियाँ जो है वो जमा हो जाती है, इसे एनोड पंक कहा जाता है। तो ये सारे प्रश्न जो है आपसे पूछे जाते हैं, ये आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। पाचन नलिका में भोजन की गति का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। जब हम भोजन खाते हैं तो सबसे पहले वो भोजन जो है हमारे मुख गुहा में जाता है, मुख गुहा के बाद वो ईसोफेगस में जाता है, यानी कि ग्रास नली में जाता है, उसके बाद स्टमक में जाता है, आमाशय में जाता है, उसके बाद ये छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में भोजन का पाचन सबसे अधिक होता है। जो अपाचित भोजन होता है उसके बाद वो बड़ी आंत में चला जाता है। छोटी आंत में भोजन का पाचन हो जाता है, जो अपाचित भोजन होता है वो बड़ी आंत में जाता है, उसके बाद वो जाकर के मलाशय में मल के रूप में जमा होता है और फिर वो एनस से बाहर आता है। तो हम बोलेंगे मुंह, उसके बाद ग्रास नली, तब जाकर के आमाशय। सी हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस विकल्प को छोड़कर सभी संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। सभी संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। देखो, हम मनुष्यों में जो है 4 प्रकार के ऊतक होते हैं, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, पेशी ऊतक। कौन कौन से ऊतक? उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, पेशी ऊतक, राइट। तो उपास्थि, अस्थि और ये रक्त, ये सारे के सारे उदाहरण हैं संयोजी ऊतक के।
लेकिन ये जो ट्रैकीड है ये तो जंतु में ऊतक है ही नहीं। ट्रैकीड जाइलम टिश्यू जो कि प्लांट के अंदर पाया जाता है उसका पार्ट है। ट्रैकीड जाइलम ऊतक जो कि पादप ऊतक है उसका भाग है। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारे शरीर के अंदर सबसे कठोर ऊतक अस्थि है और हमारे बॉडी के अंदर तरल संयोजी ऊतक ब्लड है। ब्लड भी है, लिम्फ भी है। साबुन का जल रागी सीरा निम्नलिखित में से किसके साथ अभिक्रिया करता है या फिर किसमें विलय होता है? देखो, साबुन का अगर आप एक अणु उठाते हो तो उस अणु के पास दो सिराएं होती हैं, दो सिराएं होती है और दोनों की खासियत अलग अलग होती है। जैसे यहाँ पर आपको ऐसे डायग्राम बनाकर दिखाया गया है कि मान लीजिए कि ये साबुन का एक मॉलिक्यूल है। अब इसके दो सिराएं हैं, दोनों की खासियत अलग अलग है, दोनों की खासियत अलग अलग है। जो एक सिरा है उसे पानी से बहुत ही ज़्यादा प्यार है, पानी से बहुत ही ज़्यादा लगाव है, उससे हम लोग हाइड्रोफिलिक बोलते हैं, जल रागी सिरा बोलते हैं। जो दूसरा सिरा है, जो दूसरा एंड है, उसे पानी से डर लगता है, उसे पानी से डर लगता है, तो उसे हम लोग जल विरागी सिरा बोलते हैं। तो एक हाइड्रोफिलिक है जिसे पानी से प्यार है, तो ये जल में विलय होगा, समझे, वो जल में विलय होगा। और दूसरा जिसे पानी से नफरत है, पानी से प्यार नहीं है, उसे किससे प्यार है भाई? उसे कार्बनिक विलायक से प्यार है, उसे तेल से प्यार है, समझे आप। तो ये जल विरागी है, ये जल रागी है। तो हमसे पूछा है साबुन का जल रागी सिरा निम्नलिखित में से किसके साथ अभिक्रिया करता है? तो आप बोलेंगे जल के साथ। अच्छा, तेल के साथ कौन सा सिरा अभिक्रिया करेगा? जो हाइड्रोफोबिक है। साबुन का इस्तेमाल क्यों करते हैं? गंदगी को हटाने के लिए। तो जो हमारे कपड़े होते हैं उसमें गंदगी के रूप में जो है मुख्य रूप से तेल होते हैं, जो ऐसे पानी से केवल नहीं हटेगा। जो गंदगी, जो दाग धब्बे तेलीय नहीं है वो तो ऐसे पानी से निकल जाएंगे, लेकिन जो दाग धब्बे तैलीय हैं, है ना, ऑयल है, वो साबुन से हटते हैं। वो कैसे हटते हैं? देखो, जो ये तेल होता है या फिर जो दाग होता है, धब्बा होता है, उससे जाकर के साबुन की वो सिरा जाकर के अटैच होती है जो कि हाइड्रोफोबिक होती है, जिसे पानी से डर लगता है। और जिस सिरा को जल से प्यार है वो जल के साथ बाइंड कर जाता है, वो जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है, जल के साथ बाइंड कर लेता है। तो यहाँ पर देखो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपको दिखाए गए हैं। जो भी हाइड्रोफिलिक वाला एंड है वो सब है बाहर की ओर, और जो भी हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट है जिसे तेल से ज़्यादा लगाव है, जिसे हम लोग टेल बोलते हैं, यहाँ पर हाइड्रोफोबिक टेल बोलते हैं, पूंछ बोलते हैं, वो सब जाकर के किससे अटैच है? इस तेल से है। और इस पूरे अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं मिसेल, सोप मिसेल। तो सोप मिसेल जो है, सोप मॉलिक्यूल्स जो है बनाते हैं गंदगी को हटाते समय, है ना, दाग धब्बों को हटाते समय। तो याद रखिएगा, जो दाग धब्बे होते हैं जो कि तैलीय होते हैं उससे जाकर के कौन अटैच होगा? ये हाइड्रोफोबिक पार्ट अटैच होगा। और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट्स होते हैं वो जाकर के वाटर से अटैच होते हैं। पारितंत्र के घटकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सही है? तो एक इकोसिस्टम के अंदर दो तरह के घटक होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक के अंदर सारे के सारे जीव आते हैं। यहाँ लिखा हुआ है जीवित जीव, अजैविक घटक, गलत हो जाएगा भाई। जीवित जीव है तो वो जैविक घटक हुआ ना। मिट्टी एक निर्जीव है तो ये नहीं, ये अजैविक घटक होना चाहिए था, गलत हो जाएगा। बायोटिक, एबायोटिक, बायोटिक के अंदर सजीव आएंगे और एबायोटिक के अंदर निर्जीव आएंगे। जैसे खनिज अपने आप में निर्जीव है तो ये एबायोटिक है ना, एबायोटिक है, यानी कि अजैविक घटक है। तो केवल सी हमारा आंसर हो जाएगा। पूछा है कि कौन सा सही है, तो बी हमारा राइट आंसर, केवल सी। अगला सवाल है, मिश्रण से कोलाइडल कणों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? मिश्रण से कोलाइडल कणों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? देखो, मिश्रण से उनके घटकों को अलग करने के लिए कई सारी विधियां अपनाई जाती हैं। कौन सी विधि अपनाई जाएगी ये डिपेंड करता है कि उनके घटक जो है किस प्रकार के हैं। जैसे नमक पानी का घोल अपने आप में एक मिश्रण है, हम चाहते हैं कि नमक और पानी ये दोनों अलग अलग हो जाएं, तो इसके लिए हम लोग वाष्पीकरण विधि अपनाते हैं। हम जानते हैं कि जो पानी है वो वाष्पीकृत हो जाएगा, नमक वाष्पीकृत नहीं होगा, तो वहाँ पर हम लोग वाष्पीकरण विधि को अपनाएंगे। तो इसी प्रकार से मिश्रण के घटक की प्रकृति कैसी है, नेचर कैसी है,
ये डिसाइड करता है कि हम मिश्रण के घटकों को अलग करने के लिए कौन सी विधि को अपनाएंगे। छानने की प्रक्रिया, जैसे मान लो कि रेत है, जल है, उसका मिश्रण है, तो आप छान करके अलग कर दोगे, क्योंकि हमें मालूम है जो छन्नी होगा उसको रेत पार नहीं कर पाएगा, जबकि पानी जो है उस छन्नी को पार कर देगा। तो हम लोग इस विधि को अपना सकते हैं। लेकिन छानने की प्रक्रिया द्वारा हम लोग नमक पानी को घोल को अलग नहीं कर सकते हैं, है ना। नमक पानी के घोल को अलग नहीं कर सकते, यानी नमक और पानी को उसके घोल से अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन रेत और जल है, चौक और जल है, उसका मिश्रण है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि छान करके अलग कर सकते हैं। छन्नी में रह जाएंगे रेत के कण और पानी जो है उससे निकल जाएगा। ऐसे ही आसवन एक विधि है। आसवन विधि से हम लोग उन घटकों को अलग करते हैं जो उबलते हैं बिना विघटित हुए और जिनके बॉइलिंग पॉइंट में काफ़ी अंतर होता है। जैसे एसीटोन और जल का जो मिश्रण होता है, उस मिश्रण से एसीटोन और जल को अलग करने के लिए हम लोग आसवन विधि को अपनाते हैं। उबालते हैं मिश्रण को, एसीटोन पहले भाप बन जाता है, फिर वो ठंडा करके अलग कर लिया जाता है और जो जल है वो रह जाता है। ऐसे ही अपकेंद्रीकरण हम लोग विधि तब अपनाते हैं जब जो घटक होते हैं वो छानक पत्र से बाहर निकल जाते हैं। और भी कई सारी बातें हैं इसमें, आइए यहाँ पर देखते हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। कभी कभी द्रव में मौजूद ठोस कण इतने छोटे होते हैं कि छानक पत्र से बाहर निकल जाते हैं। इन कणों को अलग करने के लिए छानन विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। भाई छानन विधि का प्रयोग क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि छानक पत्र से जो ठोस के कण होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, इसलिए नहीं किया जाएगा। तो ऐसे मिश्रणों को अपकेंद्रण के द्वारा पृथक किया जाता है, यानी कि अलग किया जाता है। किसके द्वारा? अपकेंद्रण के द्वारा, है ना। अपकेंद्रण के द्वारा, इसी को हम लोग अपकेंद्रीकरण बोलते हैं। अपकेंद्रण बोल दो या फिर अपकेंद्रीकरण बोल दो, सेंट्रीफ्यूगेशन हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। इस विधि में क्या किया जाता है कि पूरे मिश्रण को तेजी से घुमाया जाता है। पूरे मिश्रण को तेजी से घुमाया जाता है, तब क्या होता है, जो भारी कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण जो है ऊपर रह जाते हैं। यानी कि घनत्व के आधार पर जो हम तेजी से घुमाते हैं तो घनत्व के आधार पर भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और जो हल्के कण होते हैं वो ऊपर ही रह जाते हैं। अब इस अपकेंद्रण का उपयोग जो है कहाँ कहाँ किया जाता है? तो किया जाता है जांच प्रयोगशाला में, है ना। ब्लड टेस्ट में, यूरिन टेस्ट में इस विधि का इस्तेमाल किया जाता है। आपने सुना होगा कि ब्लड से जो है ब्लड सेल्स अलग कर लिए जाते हैं, प्लाज्मा अलग कर लिए जाते हैं, तो ये सारे जो अलग किए जाते हैं इसी अपकेंद्रीकरण के द्वारा किए जाते हैं। डेयरी या फिर घर में क्रीम से मक्खन निकालने की प्रक्रिया में, अगर आपके घर में घी बनाया जाता है, अगर आपकी मम्मी जो है घी बनाती है, तो आपने देखा होगा कि जो क्रीम जमा किया गया होता है उससे उसको जो है घुमाया जाता है तेजी के साथ, वहाँ से मक्खन को निकाला जाता है। उसके बाद आपसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कपड़े धोने की मशीन जो होती है, कपड़े धोने की जो मशीन होती है वो किस सिद्धांत पे कार्य करती है? तो आंसर होगा आपका अपकेंद्रण। कपड़े धोने की मशीन में भीगे हुए कपड़ों से जल निचोड़ने में इसी विधि का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है याद रखिएगा, अपकेंद्रण से एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। आसवन विधि मैंने आपको बता ही दिया। ऐसे मिश्रण के घटकों को अलग करने के लिए इस विधि का इस्तेमाल किया जाता है जिनके बॉइलिंग पॉइंट में अच्छा खासा अंतर होता है और जो उबलते हैं बिना विघटित हुए। मैंने एग्जाम्पल दिया एसीटोन और दिया वाटर। मान लीजिए इन दोनों का मिक्सचर है, अब हमें एसीटोन और वाटर अलग अलग करने हैं, तो हम इस पूरे मिश्रण को उबालते हैं। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट जो है जल से कम होता है, तो ये पहले भाप में बदल जाता है। भाप में बदलने के बाद इसको अलग कर लिया जाता है, वापस से ठंडा कर लिया जाता है, वापस से एसीटोन जो है हमें लिक्विड स्टेट में अलग से मिल जाता है और रह जाता है वाटर, जल। बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला कथन है भार वह बल है जो किसी वस्तु पर ऊर्ध्वाधर रूप से नीचे की ओर कार्य करता है। ये बिल्कुल ही सही है। भार जो है एक गुरुत्वाकर्षण बल है जो किसी वस्तु पर पृथ्वी लगाती है। भार अपने आप में एक बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है जो पृथ्वी लगाती है उस वस्तु पर नीचे की ओर, बोल सकते हो पृथ्वी के केंद्र की ओर। तो भार जो है हमेशा नीचे की ओर कार्य करता है और ये mg के बराबर होता है, ये mg के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए ये इस प्रकार से एक इंक्लाइंड प्लेन है और यहाँ पर एक वस्तु जो है रखी गई है, ये एक वस्तु है, इस पे भार कैसे कार्य करेगा? ऐसे ऊर्ध्वाधर रूप से नीचे की ओर, ऊर्ध्वाधर रूप से नीचे की ओर, और ये भार mg के बराबर होता है। g जो है गुरुत्वीय त्वरण है और m जो है इस वस्तु का द्रव्यमान है। राइट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये ट्रू है। प्रणोद वह बल है जो किसी वस्तु पर
उसकी सतह के लंबवत कार्य करता है। प्रणोद बोले तो थ्रस्ट, अंग्रेजी में थ्रस्ट बोलते हैं। प्रणोद बराबर होता है लंबवत बल। लंबवत बल, केवल बल नहीं बोलेंगे, बोलने को बोल सकते हो बल बट्टे में क्षेत्रफल, लेकिन आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा कि जो बल होता है ये लंबवत होता है, सतह के लंबवत होता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों कथन सही है, ए और बी दोनों सही है, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रणोद बराबर क्या होता है, बल बट्टे में क्षेत्रफल, सॉरी प्रणोद बराबर लंबवत बल होता है, बल बट्टे में क्षेत्रफल नहीं होता है, इसको हटाइए, केवल लंबवत बल बोलेंगे। प्रणोद तो अपने आप में बल है, केवल बल है। प्रणोद अपने आप में बल है जो कि लंबवत है। और दाब बराबर होता है, दाब बराबर होता है प्रणोद बट्टे में क्षेत्रफल, राइट। तो मैंने दाब का फॉर्मूला लिख दिया था पहले, इससे पहले, दाब बराबर प्रणोद बट्टे में क्षेत्रफल, सी हमारा राइट आंसर। वृद्धि हार्मोन का कार्य क्या है? अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि जो पीयूष ग्रंथि है जो हमारे मस्तिष्क में है वो स्रावित करती है वृद्धि हार्मोन, जो हमारे शरीर के वृद्धि एवं विकास को नियंत्रित करता है। वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। तो हम बोलेंगे यह सभी अंगों के विकास को उद्दीपित करता है, बिल्कुल सही है। आपके बॉडी के सारे पार्ट्स जो होते हैं उनमें ग्रोथ करवाता है, उसका डेवलपमेंट करवाता है ये हार्मोन। यह रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है। ये काम किसका है? ये इंसुलिन का काम है। ये इंसुलिन का काम है, जो इंसुलिन हार्मोन है इसे बनाने का काम करती है अग्नाशय ग्रंथि। यह महिला यौन अंगों के विकास को उद्दीपित करता है। यहाँ पर आप याद रख सकते हो एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन हार्मोन का ये काम है, और ये एस्ट्रोजन हार्मोन जो है अंडाशय के द्वारा स्रावित किया जाता है। यह शरीर के विकास के लिए चयापचय को नियंत्रित करता है। यहाँ पर आप याद रख सकते हो थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है वो थायराइड ग्रंथि बनाती है। इसका काम होता है जैसे कि प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, इसको तोड़ना, इसको बनवाना, ताकि हमारे पूरे बॉडी का जो है डेवलपमेंट हो पाए। थायरॉक्सिन हार्मोन, हमारा आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। हमारे पूरे बॉडी के डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए ये ग्रोथ हार्मोन के साथ साथ ये थायरॉक्सिन हार्मोन भी चाहिए होता है। क्योंकि यहाँ पर मेटाबॉलिज्म लिखा हुआ है, तो हम लोग थायरॉक्सिन हार्मोन के साथ जाएंगे। मेटाबॉलिज्म किया जाता है कार्बोहाइड्रेट का, है ना, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और लिपिड का, यानी इसका टूटना, इसका बनना थायरॉक्सिन हार्मोन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। यदि लयनकाय को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है तो निम्नलिखित में से कौन कोशिका का शक्ति केंद्र है? पावर सेंटर है, जिसे हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ये सूत्र कणिकाएं हैं, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। ये लयनकाय क्या है भाई? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइसोसोम बोलते हैं, है ना, लाइसोसोम। तो जो लाइसोसोम कोशिकांग होता है, इसमें बहुत ही खतरनाक, बोल सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक पावरफुल एंजाइम्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं? पावरफुल एंजाइम्स होते हैं। इसमें पावरफुल एंजाइम्स होते हैं। इतने पावरफुल एंजाइम्स होते हैं इसके अंदर भरे हुए कि एक कोशिका के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं उन सब को गलाने का, उन सब को नष्ट करने का क्षमता ये एंजाइम्स रखते हैं। ये एंजाइम्स बनाते कौन है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतर्द्रव्यी जालिका। और इसको पैक करने का काम कौन करता है? गोल्जी उपकरण। जो पैकेजिंग का काम है, इस एंजाइम को पैक करने का काम जो है वो किसका है? गोल्जी उपकरण का है, गोल्जी बॉडी का है ना, गोल्जी उपकरण का। ये एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा। जो लाइसोसोम के अंदर एंजाइम्स होते हैं उसे बनाने का काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा किया जाता है, और उसको पैक करने का काम जो है गोल्जी बॉडी के द्वारा किया जाता है। अगर किसी कारणवश ये लाइसोसोम फट जाए तो ये सारे एंजाइम्स जो है कोशिका द्रव्य में आ जाएंगे और
पूरे कोशिका को ही ये नष्ट कर देंगे एंजाइम्स। इसीलिए इसे कहा जाता है आत्मघाती थैली या फिर आत्महत्या की थैली, है ना, आत्महत्या की थैली। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो प्लास्टिड है, प्लास्टिड जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके पास होता है खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम। खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम। जितने भी कोशिकांग होते हैं कोशिका के अंदर, अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड को छोड़ दें तो उनके पास खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम नहीं होता है। खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम नहीं होता है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है और ये प्लास्टिड जो है ये यूनिक है ना, अनोखे ये दोनों के दोनों कोशिकांग होते हैं, क्योंकि इनके पास खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम होता है। तो ये जब चाहे तब अपना प्रोटीन खुद से बना सकते हैं। नाभिक पर निर्भर रहने की आवश्यकता जो है इन दोनों को नहीं पड़ती है। प्लास्टिड जो है केवल प्लांट सेल में मिलेगा आपको। प्लास्टिड जो है ये एनिमल सेल के अंदर नहीं पाया जाता है। एनिमल सेल के अंदर नहीं पाया जाता है, केवल प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है। राजधानी जो है जंतु कोशिका में बहुत ही छोटी होती है या फिर नहीं भी हो सकती है, लेकिन प्लांट सेल के अंदर राजधानी जो है सबसे बड़ा कोशिकांग है। राजधानी जो है सबसे बड़ा कोशिकांग है प्लांट सेल के अंदर। लार्जेस्ट बोल सकते हो सेल ऑर्गेनल है प्लांट सेल के अंदर। सबसे बड़ा कोशिकांग आप बोल सकते हो, सबसे बड़ा कोशिकांग, लेकिन प्लांट सेल के अंदर, पादप कोशिका के अंदर। ए हमारा राइट आंसर। द्विआवेशी हीलियम आयनों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? द्विआवेशी हीलियम आयनों को किस नाम से जाना जाता है? ये हीलियम है, अभी इसमें 2 प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। अगर हम इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें तो इसके ऊपर 2 प्लस चार्ज आएगा। इसे बोलते हैं डबली आयोनाइज्ड हीलियम आयन। अब इसके पास 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन्स थे और ये दोनों अब बाहर निकल चुके हैं। इसी को हम लोगों ने स्पेशल नाम दिया है अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल क्या है? हीलियम 2+, He2+, जिसमें 2 प्रोटॉन्स होते हैं, 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, याद रखिएगा। अल्फा कण, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अल्फा पार्टिकल। विद्युत अपघटनी शोधन प्रक्रिया में कैथोड किससे बना होता है? मैंने थोड़ी देर पहले आपसे ये चर्चा किया कि आप ये याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होता है, जो विद्युत अपघटनी परिष्करण होता है, उसी को यहाँ पर शोधन लिखा हुआ है। विद्युत अपघटनी परिष्करण बोल दो या फिर विद्युत अपघटनी शोधन बोल दो आप। उसमें इम्प्योर मेटल का एनोड बनाया जाता है और उस पर होता है ऑक्सीडेशन। जो प्योर मेटल होता है उसका कैथोड बनाया जाता है और उस पर होता है रिडक्शन। तो हमसे पूछा है कैथोड किससे बना होता है, तो प्योर मेटल से बना होता है, शुद्ध धातु से। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जो अशुद्धि होती है जिसे हमें इस परिष्करण में हटाना होता है, वो अशुद्धि एनोड के नीचे आकर के जमा हो जाती है, जिसे हम लोग एनोड पंक बोलते हैं, एनोड मड बोलते हैं इंग्लिश में। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा, एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, रिडक्शन होता है। ये बनाया जाता है शुद्ध धातु का और ये बनाया जाता है अशुद्ध धातु का, जिसे हमें परिष्करण करना है उसका एनोड बनाया जाता है और वहाँ से अशुद्धि जो है जमा हो जाती है इसी एनोड के नीचे, जिसे हम लोग एनोड पंक बोलते हैं, एनोड मड बोलते हैं। कौन सा अंतः कोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और विनिर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है? इन 4 में से कौन सा अंतः कोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और विनिर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है? देखिए, कोशिका के अंदर एक कोशिकांग है जिसे कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो अभी मैंने आपको बताया कि लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनाए जाते हैं। ये जो है नलिकाकार संरचना होती है ना, ट्यूब जैसी संरचना होती है। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, जो कि 2 प्रकार की होती है, ये बोल सकते हो कि एक रास्ता है, एक परिवहन मार्ग है
कोशिका के भीतर पदार्थों के आने जाने के लिए, है ना, एक रास्ता है पदार्थों के आने जाने के लिए कोशिका के भीतर, या फिर जो कोशिका द्रव है और जो केंद्रक है उनके बीच पदार्थों का जो आना जाना होता है वो इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू होता है। और याद रखिएगा, इसमें देखो सवाल में कहा गया विनिर्माण सतह की तरह भी कार्य करता है। विनिर्माण सतह की तरह ही कार्य करता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी जो सतह है वहाँ पर कुछ पदार्थों का बनना होता है। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ना, इसकी सतह पर जो है लिपिड का निर्माण होता है। और ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके सतह से राइबोसोम्स आकर के चिपके होते हैं जिसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, जो इसकी सतह है, यहाँ पर प्रोटीन का निर्माण होता है। और जो आपके एंजाइम्स होते हैं, वो मेनली प्रोटीन ही होते हैं। तो जो अभी मैंने आपसे कहा कि लाइसोसोम के अंदर जो पावरफुल एंजाइम्स होते हैं वो बनाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब मैं आपसे और स्पेसिफिक बोलूं तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ना, वो बनाते हैं पावरफुल एंजाइम्स लाइसोसोम के, जो मेनली क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सतह होती है वहां पर लिपिड सेंसलेशन होता है, प्रोटीन सेंसलेशन होता है, और कोशिका के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थों के आने जाने के लिए एक मार्ग है ये, या फिर बोल दो जो केंद्रक है, जो कोशिका द्रव है, उसके बीच पदार्थों के आने जाने के लिए मार्ग है ये। ट्यूब जैसी संरचना होती है, ट्यूबुलर संरचना होती है, राइट। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये जो राइबोसोम है इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम प्रोटीन बनाता है क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम है, इसीलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे जो है प्रोटीन का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। कोशिकीय श्वसन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, राइट। और ये प्लास्टिड यहाँ पर होना चाहिए, जो मैंने अभी आपको बताया कि केवल प्लांट सेल के अंदर ये देखने को मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के पास खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम होता है। सी हमारा राइट आंसर। अंडाशयों द्वारा नियंत्रित कार्य से संबंधित विकल्प का चयन कीजिए। उपापचय को नियंत्रित करता है, इसके लिए आप थायरोक्सिन हार्मोन याद रख सकते हो। सभी अंगों के विकास को उद्दीपित करता है, इसके लिए आप ग्रोथ हार्मोन याद रख सकते हो। ग्रोथ हार्मोन जो कि पिट्यूटरी का हार्मोन है, थायरोक्सिन जो कि थायराइड ग्लैंड का हार्मोन है। पीयूष ग्रंथियों को उद्दीपित करता है, ये काम किसका है भाई, हाइपोथैलेमस का। ये काम है हाइपोथैलेमस का। मासिक धर्म को नियंत्रित करता है एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन जो कि अंडाशय का हार्मोन है। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो आंतरिक पदार्थ संकुचित होकर कोशिका भित्ति से दूर हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है। ये याद रखिएगा कि कोशिका के भीतर जो पानी जाता है या फिर कोशिका से बाहर जो पानी आता है, कौन सी विधि से आता जाता है भाई, परासरण विधि द्वारा। ये ध्यान में रखिएगा। एक कोशिका और जो उसका वातावरण होता है उसके बीच गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो होता है विसरण के द्वारा, लेकिन जल का जो आदान प्रदान होता है वो होता है परासरण के द्वारा। ये याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है परासरण के द्वारा। अब मान लीजिए कि परासरण के द्वारा पानी की हानि हो जाती है, अर्थात कोशिका के बाहर पानी आ जाता है, कोशिका के अंदर से पानी जो है बाहर की ओर आ जाता है। तो होता कुछ ऐसा है कि ये कोशिका भित्ति है, ये क्या है कि सेल वॉल है, ये सेल वॉल है। पादप कोशिका की बात की जा रही है यहाँ पर। सेल वॉल है जो कि काफ़ी रिजिड होती है, दृढ़ होती है, और इसके भीतर कोशिका झिल्ली होती है और बाकी के कोशिकांग होते हैं। तो जब कोशिका से पानी बाहर निकल जाता है तो कोशिका झिल्ली के साथ साथ कोशिका के भीतर जितने भी पदार्थ होते हैं वो इस प्रकार से संकुचित हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जो कोशिका भित्ति के साथ कोशिका झिल्ली लगी होती है ना, वो कोशिका भित्ति को छोड़ देती है। ये देख रहे हो, ये कोशिका झिल्ली है, पहले कोशिका भित्ति के साथ ऐसे लगी हुई थी, लेकिन अब देखो कोशिका भित्ति को वो छोड़ दी है और ये पूरा का पूरा जो कोशिका है कोशिका झिल्ली के साथ साथ संकुचित हो जाती है। इसे क्या कहा जाता है, इसे
जीव द्रव्य कुंचन कहा जाता है, इंग्लिश में प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। इसे कहा जाता है प्लाज्मोलिसिस, राइट, प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा, प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। जब पानी अच्छा खासा था कोशिका के भीतर तो ये सेल वॉल और ये सेल मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस है भाई, है ना, ये न्यूक्लियस है, ये राजधानी है। अब पानी जब बाहर निकल जाता है तो सेल वॉल जो है ये तो भाई रिजिड है, ये ऐसी रहती है, लेकिन जो कोशिका झिल्ली है वो ऐसे जो है संकुचित हो जाती है और इस कोशिका भित्ति को छोड़ देती है, ठीक है, कोशिका भित्ति को छोड़ देती है। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान कहाँ स्थित होता है। रदरफोर्ड ने जो परमाणु मॉडल दिया था उसके अनुसार एक परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। रदरफोर्ड ने जो परमाणु मॉडल दिया था उसके अनुसार परमाणु का अधिकांश भाग जो है वो खाली होता है और सारा का सारा द्रव्यमान, सारा का सारा परमाणु का द्रव्यमान केंद्रित होता है उसके सेंटर में, परमाणु के सेंटर में, जिसे नाभिक कहा जाता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो अगर आपसे सवाल पूछा जाता है परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी, तो आपका आंसर होगा रदरफोर्ड, है ना, आंसर क्या होगा, रदरफोर्ड होगा। रदरफोर्ड ने कहा था कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान जो है परमाणु के केंद्र में स्थित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है, और परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। रदरफोर्ड ने यह भी कहा था कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाते हैं, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाते हैं। एक धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। एक धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। जब हम किसी परिनालिका से धारा प्रवाहित करवाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र जो है उत्पन्न होता है, तो उसी के बारे में आपको बताना है कि इन चार में से कौन सा गलत है। परिनालिका एक प्रकार से दंड चुंबक की भांति कार्य करती है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो धारावाही परिनालिका होती है ना, वो एक दंड चुंबक यानी कि बार मैग्नेट, जो कि परमानेंट मैग्नेट है, उसके जैसा ही बिहेव करती है। लंबी परिनालिका के केंद्र के पास चुंबकीय क्षेत्र लगभग स्थिर होता है, लंबी परिनालिका के केंद्र के पास चुंबकीय क्षेत्र लगभग स्थिर होता है, तो सही है। जो धारावाही परिनालिका होती है उसके भीतर किसी भी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र जो है वो स्थिर होता है, कांस्टेंट होता है, नहीं बदलता है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। परिनालिका के बाहर लेकिन परिनालिका के निकट चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बहुत अधिक होता है। देखो, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बहुत अधिक होता है, ये जो पार्ट होता है, पोल वाला जो रीजन होता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत हो जाएगा। बोला क्या, परिनालिका के बाहर लेकिन परिनालिका के निकट, यानी किसी भी स्थान पर जो है यहाँ पर कहा गया है कि परिनालिका के निकट चुंबकीय क्षेत्र का मान बहुत अधिक होता है, जबकि ऐसा नहीं है, जो पोल वाला रीजन होता है वहाँ पे अधिक होता है। इसको आप कंपेयर कर सकते हो इस बार मैग्नेट से। धारावाही परिनालिका है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपको दिखाई गई है, नॉर्थ पोल से निकल रही है, साउथ पोल में एंटर कर रही है। यहाँ पर भी नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ में एंटर करती है। परिनालिका के भीतर साउथ से नॉर्थ की ओर, यहाँ भी साउथ से नॉर्थ की ओर। यहाँ पर भी जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो सघन होती है पोल के पास, चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिक होता है पोल के पास। यहाँ पर भी क्षेत्र रेखाएं सघन होती है पोल के पास, मान इसका अधिक होता है पोल के पास। यदि हम फेरों की संख्या में वृद्धि करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में वृद्धि हो जाती है। अब एक बार मैग्नेट जो होता है उसके चुंबकीय प्रबलता को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ये अस्थायी है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हम चुंबकीय प्रबलता को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, अपने ऊपर डिपेंड करता है। भाई कैसे, ये जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, जैसे मान लो मैंने एक परिनालिका बनाया जिसमें देखो ये 1 टर्न, 2 टर्न, 3 टर्न, 4 टर्न, 5 टर्न, 6 टर्न, इस प्रकार से। अगर मैं इसको 10 टर्न कर दूं तो धारा मैं उतनी ही प्रवाहित करवाऊंगा। जैसे अभी मान लो कि 5 एम्पियर धारा मैं प्रवाहित करवा रहा हूँ, तो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उससे ज़्यादा उत्पन्न होगा अगर मैं इसमें टर्न्स की संख्या बढ़ा दूँ, फेरों की संख्या बढ़ा दूँ। तो धारा 5 एम्पियर ही प्रवाहित करवाऊंगा, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है अब ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स मैं बढ़ा दूंगा। यहाँ पर हम चाहें तो यहाँ पर पोल को चेंज कर सकते हैं, ये नॉर्थ को हम साउथ बना सकते हैं, साउथ को नॉर्थ बना सकते हैं, धारा की दिशा को उलट करके। ये काम हम लोग यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी सही है,
हमारा आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, सी हमारा सही जवाब। एक समान चुंबकीय क्षेत्र को निम्नलिखित में से किसके द्वारा दर्शाया जाता है? अगर आपको दिखाना है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, मीन्स चुंबकीय क्षेत्र की जो प्रबलता है वो कहीं पर बदल नहीं रही है, तो आप क्या करेंगे? सीधी रेखा दिखाएंगे, समानांतर दिखाएंगे और समदूरस्थ दिखाएंगे। रेखाएं सीधी होनी चाहिए, एक दूसरे के समानांतर होनी चाहिए और एक दूसरे से बराबर दूरी पर होनी चाहिए। ये सीधी, समानांतर और समदूरस्थ रेखाएं हमें देखने को मिलती है धारावाही परिनालिका के भीतर, जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की जो प्रबलता है परिनालिका के भीतर वो सभी स्थानों पर एक समान ही होती है। तो समांतर, समदूरस्थ, सीधी रेखाओं, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म के दो पार्श्व फलकों के बीच का कोण क्या कहलाता है? ये प्रिज्म है, ये जो पार्श्व फलक हैं इनके बीच के एंगल को हम लोग यूजुअली ए से डिनोट करते हैं और इसे हम लोग प्रिज्म एंगल बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिज्म एंगल बोलते हैं, प्रिज्म कोण। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विराम अवस्था से प्रारंभ करके एक कार 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चल रही है। 20 सेकंड के बाद कार का वेग कितना होगा? विराम अवस्था से प्रारंभ किया है, यानी कि प्रारंभिक वेग जो है 0 है। त्वरण 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और हमें बताना है 20 सेकंड के बाद कार का वेग क्या है। जो कार है विराम अवस्था से चलना शुरू की थी और इस त्वरण से चल रही है, तो 20 सेकंड के बाद बताइए कि वेग कितना है कार के पास। तो v बराबर u प्लस AT हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। u का मान 0 है, a का मान 0.5 है और t का मान 20 है। सब के सब SI मात्रक में डालेंगे तो जो वेग है वो SI मात्रक में आएगा, जो कि मीटर पर सेकंड होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि एक सीधी सड़क पर चलने वाली कार समय के समान अंतराल में अपनी चाल को असमान मात्रा में बढ़ाती है तो कहा जाता है कि कार डैश से गतिमान है। यहां पर देखो, जो चाल है वो असमान है, देखा ना, चाल को असमान मात्रा में बढ़ाती है। समान समय अंतराल में चाल जो है वो असमान है। चाल बढ़े लगातार या चाल घटे, मीन्स चाल जो है वो असमान है। एक समान चाल का मतलब क्या हुआ कि अगर आप 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे हैं तो उसी से चलते रहें। अगर आप उसमें चेंज करते हैं तो वो एक समान नहीं हुआ, वो असमान हो गया। तो असमान चाल की बात तो हम करेंगे नहीं, एक समान चाल की बात तो हम करेंगे नहीं, एक समान वेग की बात भी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर चाल एक समान नहीं है तो वेग कभी भी एक समान नहीं हो सकता है। अब है हमारे पास असमान त्वरण, एक समान त्वरण। देखो, एक समान त्वरण तब होगा जब जो चाल है या फिर बोल दो जब वेग है वो नियत दर से बढ़े या फिर नियत दर से घटे। अगर समान समय अंतराल में चाल में परिवर्तन समान रूप से होता है, जैसे मान लीजिए कि हर सेकंड जो आपकी स्पीड है, हर सेकंड जो है आपकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है या फिर घट रही है, या फिर बोल दो समान समय अंतराल में जो आपकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाती है, तो त्वरण आपका नियत होगा। मान लीजिए कि किसी का त्वरण जो है a बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, हर एक सेकंड में जो स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाती है। लेकिन मान लीजिए कि कभी तो एक सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड से स्पीड बढ़ गई, फिर अगले ही सेकंड जो स्पीड है वो 2.5 मीटर पर सेकंड से बढ़ जा रही है, फिर अगले ही सेकंड 1 मीटर पर सेकंड से बढ़ जा रही है। तो इसका मतलब क्या होगा कि समान समय अंतराल में जो स्पीड है वो चेंज तो हो रही है लेकिन सेम रेट से नहीं हो रही है। जो चाल है वो बदल रही है लेकिन समान मात्रा से या फिर बोल दो समान दर से नहीं बढ़ रही है। समझ में आया? त्वरण हमें क्या बोलता है? त्वरण हमें बोलता है कि समान समय अंतराल में चाल में परिवर्तन जो है वो समान दर से हो रहा है। लेकिन अगर ये चाल में परिवर्तन समान दर से ना हो, असमान दर से हो, तो वो असमान त्वरण का उदाहरण हो जाएगा। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर चाल को समान मात्रा में बढ़ाती तो एक समान त्वरण का उदाहरण होता, क्योंकि यहाँ पर चाल बढ़ रही है लेकिन असमान दर से, तो वो असमान त्वरण का उदाहरण है। पानी की सतह पर लोहे की एक ठोस छड़ रखी जाती है। यदि लोहे की छड़ पर पानी द्वारा ऊपर की ओर लगाया जाने वाला बल छड़ पर नीचे की ओर
लगाए जाने वाले बल से अधिक हो तो क्या होगा। देखो पानी की सतह है, उस पर लोहे की छड़ जो है रखी गई है, तो हम जानते हैं कि जब पानी की सतह पर कोई वस्तु होती है या फिर पानी के भीतर ही कोई वस्तु होती है, द्रव में कोई वस्तु होती है, तो उसके ऊपर एक उत्प्लावन बल कार्य करता है। कौन सा बल कार्य करता है? उत्प्लावन बल जो है वो कार्य करता है, बायंट फोर्स कार्य करता है। यह द्रव के द्वारा ऊपर की दिशा में लगाया जाता है और नीचे की ओर वस्तु का भार जो है कार्य करता है, जो कि mg के बराबर होता है। वस्तु का भार कार्य करता है। अब आपसे बोला गया है कि ये जो ऊपर की दिशा में जल के द्वारा बल लगाया जा रहा है वो ज़्यादा है, यही है ना। यदि लोहे की छड़ पर पानी द्वारा ऊपर की ओर लगाया जाने वाला बल, ये बल का नाम क्या है? उत्प्लावन बल। छड़ पर नीचे की ओर लगाया जाने वाला बल जो कि क्या है? भार है, जो कि क्या है? भार है, से अधिक हो, तो बायंट फोर्स ज़्यादा है वस्तु के वेट से। तो ऐसे केस में क्या होगा? वस्तु जो है वो डूबेगी नहीं, यानी ये जो छड़ है वो नीचे नहीं डूबने वाला है। तो लोहे की छड़ पानी की सतह पर तैरने लगेगी। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लोहे की छड़ तेजी से डूब जाएगी, ऐसा तब होता जब ये वेट जो है ज़्यादा हो जाता इस बायंट फोर्स से, उत्प्लावन बल से। राम बाबू एक समान गति से चल रहा है और उसने 5 सेकंड में 25 मीटर की दूरी तय की है। वह 3 सेकंड में कितनी दूरी तय कर सकता है? 5 सेकंड में 25 मीटर की दूरी तय की है, तो चाल क्या रही होगी? चाल क्या रही होगी? तो हमारे पास स्पीड बराबर होता है, स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बट्टे में टाइम। चाल बराबर दूरी बट्टे में समय। तो डिस्टेंस 25 मीटर चली गई है, कितने टाइम में? 5 सेकंड में। यानी कि जो चाल है वो 5 मीटर पर सेकंड है। तो इस स्पीड से राम बाबू चलते जा रहा है। तो बताइए 3 सेकंड में कितनी दूरी तय कर सकता है? तो देखो 1 सेकंड में 5 दूरी तय की जा रही है, 2 सेकंड में 1 सेकंड में 5 मीटर दूरी तय की जा रही है, 2 सेकंड में 10 मीटर दूरी तय कर ली जाएगी, 3 सेकंड में 15 मीटर। सिंपल, 3 सेकंड में 15 मीटर, राइट। तो हमें क्या करना है कि डिस्टेंस निकालना है। आप फॉर्मूले से निकाल सकते हो, यही फॉर्मूला आप लगाओ। तो हम क्या करेंगे? स्पीड इनटू में टाइम। अब स्पीड अपने को पता है कि 5 मीटर पर सेकंड है, टाइम अपने पास 3 है, तो 15 मीटर। ऐसे फॉर्मूले से आप बना लो। ए हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम है? वायुमंडलीय अपवर्तन यानी प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है वायुमंडल के द्वारा। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हम अपने दैनिक जीवन में कई सारी घटनाओं को देखते हैं, जैसे कि अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त। अग्रिम सूर्योदय का मतलब क्या हुआ कि वास्तव में सूर्योदय नहीं हुआ होता है, उससे 2 मिनट पहले ही हमें सूर्य दिखने लगता है। विलंबित सूर्यास्त का मतलब क्या हुआ कि सूर्यास्त वास्तव में हो चुका होता है, उसके बाद भी लगभग 2 मिनट तक सूर्य हमें दिखता रहता है। ऐसा होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, राइट। इंद्रधनुष का जो निर्माण होता है इसमें 3 जो है घटनाएं शामिल होती है, 3 घटनाएं शामिल होती है। एक तो आपका ये होगा रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, है ना, अपवर्तन। लेकिन अपवर्तन जो है यहाँ पर होता है जो बारिश की बूंदें होती है उसके थ्रू। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है? विक्षेपण होता है। विक्षेपण होता है यानी कि प्रकाश का टूटना, 7 रंगों में विक्षेपण। और होता है आंतरिक परावर्तन, आंतरिक परावर्तन। ये 3 भौतिक घटनाएं शामिल होती है इंद्रधनुष के बनने में। अपवर्तन बूंदों के द्वारा, जो बारिश की बूंदें होती है उसके द्वारा। विक्षेपण श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में टूट जाना, तभी हमें इंद्रधनुष में 7 रंग दिखाई पड़ते हैं। और आंतरिक परावर्तन। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पदार्थ की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति की जांच करने के लिए गंधीय सूचक है? कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपना स्मेल चेंज करते हैं अम्लीय या फिर क्षारीय माध्यम में। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अम्लीय और क्षारीय माध्यम में अपने गंध को बदलते हैं, अपने स्मेल को चेंज करते हैं। तो इससे हम लोग
पता लगा लेते हैं कि जो पदार्थ है वो अम्लीय या क्षारीय है गंध के आधार पर। इसका एग्जाम्पल है वेनिला एसेंस, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये जो वेनिला एसेंस है ना, वेनिला एसेंस है। उसके बाद जो प्याज का तेल होता है, जो लौंग का तेल होता है, ये सारे आपके होते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, यानी कि गंधीय सूचक। समझे आप? गंधीय सूचक ये अपने स्मेल को बदलते हैं अम्लीय और क्षारीय माध्यम में, जिससे हमें यह पता लग जाएगा कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है या फिर क्षारीय है। लिटमस जो है ये प्राकृतिक है, प्राकृतिक सूचक है। लाइकन से लिटमस को प्राप्त किया जाता है। ये दोनों जो है मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फ्थलीन, इसे वैज्ञानिकों ने लैब में बनाया हुआ है। तो ये क्या है कि संश्लेषित बोल सकते हो आप, संश्लेषित सूचक है। तो ये सारे जो हैं ये भी आप प्राकृतिक सूचक के अंदर डाल सकते हो। गंधीय सूचक है लेकिन साथ में क्या है, प्राकृतिक सूचक है। खाद्य श्रृंखला में पोषी स्तर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जो फूड चैन में ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं उनके बारे में बताना है कि कौन सा सही है। बड़े मांसाहारी या तृतीयक उपभोक्ता तीसरे पोषी स्तर का निर्माण करते हैं, गलत हो जाएगा। देखो 4 पोषी स्तर है, 4 पोषी स्तर है। मुख्य रूप से किसी भी फूड चैन में जो है आपको 4 पोषी स्तर ही मिलते हैं, यानी कि 4 ट्रॉफिक लेवल्स ही मिलते हैं। जो पहला पोषी स्तर होता है वहां पर हम लोग सपोषियों को रखते हैं। जो दूसरा पोषी स्तर होता है उसमें हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता को रखते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राथमिक उपभोक्ता, जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो शाकाहारी होते हैं जो इस उत्पादक को खाते हैं, जो इस उत्पादक को खाते हैं। तो जो सपोषी होते हैं, जो उत्पादक होते हैं, वो आते हैं पहले पोषी स्तर पे। ये अपना खाना खुद से बनाते हैं फोटोसिंथेसिस करके, फिर इसको खाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता जो कि होते हैं शाकाहारी, जो कि होते हैं शाकाहारी। उसके बाद जो इस शाकाहारी को खाएंगे वो कहे जाएंगे मांसाहारी। तो अगर ये प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं तो ये क्या हो जाएंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स यानी कि द्वितीयक उपभोक्ता, ये आपके होते हैं छोटे मांसाहारी, छोटे मांसाहारी होते हैं। और यहाँ पर जो छोटे मांसाहारी को खाते हैं वो कहे जाएंगे बड़े मांसाहारी, जो कि चौथे पोषी स्तर पर आते हैं और ये तृतीयक उपभोक्ता है, बड़े मांसाहारी। बड़े मांसाहारी, तो बड़े मांसाहारी चौथे पोषी स्तर पर है और तृतीयक उपभोक्ता है। यहां पर लिखा हुआ है बड़े मांसाहारी तृतीयक उपभोक्ता तीसरे पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। नहीं, तीसरे पोषी स्तर पर जो छोटे मांसाहारी आते हैं वो होते हैं। तो ये यहां पर हमारा आंसर नहीं होगा, राइट। परपोषी सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करते हैं। परपोषी वो होते हैं जो अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं, वो सौर ऊर्जा को स्थिरीकरण करते हैं, यानी सोलर एनर्जी को फिक्स करते हैं। मीन्स सोलर एनर्जी को जो है, जो सौर एनर्जी है, जो सोलर एनर्जी है, उसको दूसरे एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, या फिर बोल दो साफ साफ यहाँ पर कि सौर ऊर्जा की मदद से अपना खाना खुद से बनाते हैं। तो परपोषी का ये काम नहीं है, ये तो सपोषी का काम है। तो ये विकल्प हमारा सही नहीं है, यहाँ पर सपोषी होना चाहिए था, तब जाकर ये पूरा स्टेटमेंट जो है सही हो जाता। सपोषी सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करते हैं और इसे शाकाहारियों या अन्य उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराते हैं। ये सपोषी का काम है, यानी बोल सकते हो इस उत्पादक का काम है। इस उत्पादक के लिए स्टेटमेंट सही है। शाकाहारी या द्वितीयक उपभोक्ता दूसरे स्तर पर आते हैं। शाकाहारी या फिर द्वितीयक उपभोक्ता, अब देखो शाकाहारी जो है ये प्राथमिक उपभोक्ता है, ना कि द्वितीयक उपभोक्ता है। ये भी गलत हो जाएगा। शाकाहारी दूसरे पोषी स्तर पर आते हैं, लेकिन ये तो प्राथमिक उपभोक्ता है, यहाँ पर लिख रखा है द्वितीयक उपभोक्ता, गलत हो जाएगा। सपोषी या उत्पादक प्रथम पोषी स्तर पर होते हैं, ये बिल्कुल सही है। प्रथम पोषी स्तर पर सपोषी या फिर उत्पादक आते हैं। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। रासायनिक सूत्र में पादांक यानी कि सबस्क्रिप्ट क्या दर्शाता है? जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, इसकी बात की जा रही है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि तत्व के कितने परमाणु मौजूद हैं। जैसे यहाँ पर Cl2 है तो हमें यह समझ में आता है कि क्लोरीन के यहाँ पर 2 एटम्स हैं।
क्लोरीन तत्व के 2 एटम्स हैं। तो एक अणु में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या, डी हमारा राइट आंसर। अच्छा, Mg के नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग मानकर चलते हैं कि यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं है मीन्स 1 है। यानी इस पूरे फॉर्मूला यूनिट में मैग्नीशियम के कितने एटम्स हैं? 1। क्लोरीन के कितने एटम्स हैं? 2। जैसे यहाँ पर ये जल का अणु है, इस पूरे जल के अणु में हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन का 1 एटम है। ऑक्सीजन के नीचे कुछ नहीं है मीन्स 1 है। डी हमारा राइट आंसर। पादपों में लचीलापन किस अस्थायी ऊतक के कारण होता है जिससे पौधे के विभिन्न भाग जैसे टेंड्रिल और बेलों के तने बिना टूटे मुड़ पाते हैं? तो पौधों के अंदर लचीलापन देने वाला जो ऊतक है ना, उसे हम लोग कॉलेन काइमा बोलते हैं। पौधों के अंदर लचीलापन देने वाला जो ऊतक है उसे हम लोग कॉलेन काइमा बोलते हैं। कॉलेन काइमा जो है ये लचीलापन देता है। और आपने सुना होगा स्क्लेडन काइमा, ये कठोरता प्रदान करता है ना, ये कठोरता प्रदान करता है और ये लचीलापन देता है कॉलेन काइमा। पादपों के अंदर सबसे अधिक जो ऊतक पाया जाता है वो है पैरेन्काइमा और इसका मुख्य काम होता है भोजन का भंडारण। समझे आप? भोजन का भंडारण ये मेन काम है। भोजन का भंडारण मेन काम है। भोजन का भंडारण जो है पैरेन्काइमा का मुख्य कार्य है। अच्छा, कुछ पैरेन्काइमा के अंदर जो है क्लोरोफिल भी हमें देखने को मिल सकता है। तो वो जो पैरेन्काइमा होगा ऊतक जिसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा वो फोटोसिंथेसिस करेंगे और उसे हम लोग स्पेशल नाम दे देते हैं क्लोरेन्काइमा। तो क्लोरेन्काइमा वो पैरेन्काइमा है जिसके पास क्लोरोफिल है, जिसके पास क्या है? क्लोरोफिल है, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। और जो जलीय पादप होते हैं उसमें पैरेन्काइमा को हम लोग एरेन्काइमा बोलते हैं। तो क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा ये सारे भी पैरेन्काइमा ही है। इनके कार्य के आधार पर हम लोग इन्हें क्या करते हैं कि स्पेशल नाम दे देते हैं। क्लोरेन्काइमा वो पैरेन्काइमा है जिनके पास क्लोरोफिल है। एरेन्काइमा एक्वाटिक प्लांट के अंदर पाया जाने वाला पैरेन्काइमा है। ये क्या करते हैं? बायंसी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, बायंसी प्रोवाइड करते हैं, उत्प्लावन बल प्रोवाइड करते हैं ताकि प्लांट डूबे ना, जल में तैरे। ये एरेन्काइमा। 1980 के दशक में वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्र गिरावट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम रसायन उत्तरदायी था? 1980 में देखा गया कि वायुमंडल में जो ओजोन की मात्रा है उसमें तेजी से गिरावट आई है। इसके पीछे मुख्य रूप से कौन सा केमिकल जिम्मेवार था या फिर उत्तरदायी था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। शॉर्ट में इसे हम लोग CFC बोलते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये मानव निर्मित रसायन है ना, ये मानव निर्मित रसायन है, संश्लेषित रसायन है, कृत्रिम रसायन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसमें क्लोरीन है, ये क्लोरीन क्या करता है कि जो ओजोन है, जो ओजोन गैस है, इसको ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट कर देता है। तो ओजोन की जो मात्रा है वायुमंडल में वो घट जाएगी क्योंकि ओजोन जो है ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रही है। जो ओजोन गैस है वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट होने लगती है इस क्लोरीन के कारण, राइट। और ये जो ओजोन है ये सूर्य से आने वाली जो खतरनाक पराबैंगनी विकिरणें होती है जो कि त्वचा कैंसर करती है, उसको रोकने का काम करती है। निम्नलिखित में से कौन सा सोल का एक उदाहरण है? सोल का एक उदाहरण है। देखो, मिश्रण 3 प्रकार के होते हैं, विलयन, कोलाइड और निलंबन। मिश्रण 3 प्रकार के होते हैं, विलयन, कोलाइड और निलंबन। कोलाइड जो अपने आप में मिश्रण है, इनके कई सारे प्रकार होते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के अनुसार। परिक्षिप्त प्रावस्था की अवस्था क्या है, परिक्षेपण माध्यम की अवस्था क्या है, इसके आधार पर जो कोलाइड्स होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये सारे प्रकार हैं। एरोसोल है ना, एरोसोल में ये चीज़ फिक्स है कि जो परिक्षेपण माध्यम है वो हमेशा गैस होती है। जैसे कि सोल जो आपसे पूछा गया था एग्जाम में, सोल में परिक्षेपण माध्यम जो है वो द्रव है और परिक्षिप्त प्रावस्था जो है वो ठोस है। परिक्षेपण माध्यम को आप समझ सकते हो कि यहाँ पर क्या है कि विलायक
जैसे विलयन होता है ना, उस विलयन में विलय होता है, विलायक होता है। विलय जो है वो कम अमाउंट में होता है, विलय जो है वो ज़्यादा अमाउंट में होता है, और विलय विलायक में घुला होता है। कुछ वैसे ही मान लो कि परिक्षेपण माध्यम जो है ज़्यादा अमाउंट में होगा और परिक्षिप्त प्रावस्था जो है वो कम अमाउंट में होगा। परिक्षिप्त प्रावस्था जो है परिक्षेपण माध्यम में होगा। तो परिक्षेपण माध्यम द्रव है और परिक्षिप्त प्रावस्था जो है वो ठोस है। एग्जाम्पल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और कीचड़। ये एनसीईआरटी का कटआउट है ना, ये एनसीईआरटी का कटआउट है। 16 का एग्जाम्पल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कीचड़। इमल्शन आप अच्छे से ध्यान में रखना, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। द्रव द्रव का कोलाइड है, यानी परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों के दोनों द्रव है। इमल्शन कोलाइड के अंदर दूध और फेस क्रीम इनके एग्जाम्पल्स हैं। तो फेस क्रीम इमल्शन का उदाहरण है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सोल का उदाहरण है, राइट, सोल का उदाहरण है। अच्छा, फोम और रबर ये दोनों के दोनों जो है ये फोम के उदाहरण है। फोम, रबर, स्पंज, प्यूमिस फोम के उदाहरण है। इसमें ठोस जो है परिक्षेपण माध्यम है और परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव है, सॉरी माफ करिएगा गैस है। जैसे स्पंज आप देखते हो ना, स्पंज में ज़्यादातर पार्ट क्या है, ठोस है, और उनमें पोर्स होते हैं तो उसमें गैस भरी होती है, वायु भरी होती है। तो फोम एक प्रकार का कोलाइड है जिसमें परिक्षेपण माध्यम ठोस है और परिक्षिप्त प्रावस्था जो है गैस है। इसके एग्जाम्पल्स ये सारे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव का अभिलाक्षणिक गुण है? तो इन चार में से वो कौन सा गुण है जो हमें द्रव के अंदर देखने को मिलता है? इसका आकार और आयतन निश्चित होता है। देखो, आकार और आयतन ये दोनों के दोनों निश्चित होते हैं ठोस के अंदर, ना कि द्रव के अंदर। द्रव के अंदर जो है आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है, इसलिए ये विकल्प तो कट जाएगा। यह अत्यधिक संपीड़ित होते हैं, अत्यधिक संपीड़ित गैस होते हैं, ना कि द्रव। यह दृढ़ होते हैं, ये ठोस का गुण है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है, यानी कि अनिश्चित होता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, डी हमारा राइट आंसर। एक एथलीट की चाल V क्या होगी यदि एथलीट त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ के परितः एक बार चक्कर लगाने में t सेकंड का समय लेता है। तो एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या r है। अब एक एथलीट है जो t टाइम में एक सर्कल कंप्लीट करता है, एक चक्कर लगाता है, तो चाल क्या है? तो चाल बराबर दूरी बट्टे में समय। एक चक्कर में कितनी दूरी तय की जाएगी इसके द्वारा? तो जितनी वृत्त की परिधि है, तो परिधि बराबर 2 पाई r हो जाएगा, और समय t लिया जाता है तो 2 पाई r बाई टी, 2 पाई r बाई टी। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि एक चक्कर में वेग क्या है, तो 0। यहाँ पर आपसे चाल पूछा गया है, अगर आपसे वेग पूछा जाता तो आंसर आपका 0 हो जाता, क्योंकि एक चक्कर लगाने के बाद जो एथलीट है वो उसी बिंदु पर पहुंच जाता, तो विस्थापन 0 हो जाता, विस्थापन 0 तो वेग 0। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा निलंबन का उदाहरण है? अभी मैंने आपको बताया जो मिश्रण होता है वो 3 प्रकार के हो सकते हैं, या तो विलयन जैसे कि नमक पानी का घोल, या फिर कोलाइड जो अभी आपने देखा, इमल्शन, सोल, फोम, ये सारे, या फिर निलंबन, है ना। तो विलयन, कोलाइड, निलंबन। तो निलंबन का उदाहरण कौन है? देखो, ऐसे मिश्रण जिसमें आपको लगे कि जो घटक है उनके जो कण हैं आपको नग्न आंखों से दिखाई पड़ रहे हैं और उसको आप छान करके अलग कर सकते हैं, वो निलंबन हो जाएगा। वो जो मिश्रण है वो निलंबन है। क्या बोला मैंने आपसे? आप घटकों को अपने नग्न आंखों से देख सकते हैं, मिश्रण में जो घटक हैं उनको आप अपने नग्न आंखों से देख सकते हैं और मिश्रण के घटकों को आप छान कर अलग कर सकते हैं, मतलब वो निलंबन है। अब देखो, जल में दूध की कुछ बूंदें हैं, क्या आप जल और दूध को छान करके अलग कर सकते हैं? नहीं। क्या आपको दूध के कण दिखाई पड़ते हैं? नहीं, ये निलंबन का उदाहरण नहीं है। जल में चौक का चूर्ण है, यदि जल में चौक का चूर्ण अगर आप मिलाते हैं तो जो चौक के कण हैं वो आपको नग्न आंखों से दिखाई पड़ते हैं और आप चाहें तो चौक को छान करके जल से अलग भी कर सकते हैं, ये निलंबन का उदाहरण हो जाएगा। जल में चीनी का घोल, जल में जब आप चीनी घोल देते हैं तो क्या चीनी के कण आपको दिखाई पड़ते हैं? नहीं दिखाई पड़ते हैं, ना ही आप चीनी को छान करके अलग कर सकते हैं।
ये निलंबन का उदाहरण नहीं है। जल में तेल भी निलंबन का उदाहरण नहीं है। जल में अगर आप तेल को अच्छे से मिक्स कर देते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि आप उसको छान कर अलग कर पाएंगे या फिर आप तेल के कण को नग्न आंखों से देख पाएंगे। जैसे देखो ये जल है और रेत है, जल और रेत का जो मिक्सचर होता है, जल और रेत का जो मिक्सचर होता है अपने आप में निलंबन होता है। यहाँ पर आप रेत के कण को खुली आंखों से, नग्न आंखों से देख पाएंगे और आप चाहो तो रेत को छान करके अलग भी कर पाएंगे। और अगर आप मिक्सचर को शांत छोड़ देंगे कुछ समय के लिए तो सारे जो कण होंगे रेत के वो नीचे आकर के बैठ जाएंगे। ये निलंबन का गुण है, गुणधर्म है। ठीक, वैसे तो इस एग्जाम के हर एक शिफ्ट में 40 प्रश्न पूछे जाने थे, लेकिन इसमें मुझे 39 ही क्वेश्चंस मिले हैं साइंस के। हो सकता है कि एक क्वेश्चन मेरे से छूट गया हो, मैंने क्रॉस चेक भी नहीं किया दोबारा कि कौन सा प्रश्न छूटा है, लेकिन 40 प्रश्न जो है पूछे जाने थे। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो ऐप से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें हम लोग कवर करेंगे 20 दिसंबर को जो तीसरा शिफ्ट हुआ था, इवनिंग वाला शिफ्ट हुआ था, उसमें जो साइंस के प्रश्न पूछे गए थे उन सारे को। थैंक यू सो मच।